हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ वहाँ मत जाना वाली स्टोरी का एपिसोड नंबर 3, यानी कि इस स्टोरी का फाइनल एपिसोड लेकर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के बाकी के एपिसोड नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले इस कहानी के बाकी के पार्ट सुन लीजिए, ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्टोरी लिखी है प्रीति बंसल जी ने, और आइए आगे की कहानी को जानते हैं। स्टोरी को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने लास्ट पार्ट में स्टोरी को छोड़ा था। अब तक हमने देखा कि पुलिस ने विवाह की मौत की पूरी तहकीकात कर ली है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। उनका पूरा शक समीर पर ही है। अभी समीर विवाह की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकला कि उस पर एक और खून का इल्जाम लग गया। समीर 2 दिन तक गायब रहा और तीसरे दिन वो किले के मुख्य द्वार के बाहर बेहोश पड़ा मिला, वो भी एक लड़की की लाश के साथ, और एक ऐसी लड़की की लाश के साथ जिसे वो जानता तक नहीं था। समीर की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए पुलिस ने उसे पागल खाने भेज दिया। थाने में एक नए इंस्पेक्टर अभय आए हैं जो समीर के केस की दोबारा से छानबीन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या राज छुपे हैं इस किले की दीवारों में। सूरज ढलने वाला था। दरोगा के तो रोंगटे खड़े होने लगे। यहाँ ये बात सब जानते थे कि दिन ढलते ही यहाँ सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। किले का खौफ सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ था। आखिरी कक्ष को देखने के बाद अभय भी दंग रह गया। अब अंधेरा होने लगा था, तस्वीरें धुंधली पड़ने लगी थी। अभय सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरने लगा। एक पल के लिए अभय को लगा जैसे उसने सच में किसी के पैरों की आहट सुनी हो, लेकिन अभय एक समझदार इंस्पेक्टर था। बिना तसल्ली किए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपने कदम फिर से सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ मोड़ लिए। अभी उसने 2 सीढ़ियां पार ही की थी कि दरोगा जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अभय ने जल्दी जल्दी चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जल्दी से नीचे आकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अभय के जाने के बाद एक बड़ी परछाई तेजी से उभरने लगी। अभय भागकर दरोगा जी के पास आया और उसकी सांसें फूल रही थी। दरोगा जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बहुत घबरा गया था। क्या हुआ आपको? क्यों चिल्लाए थे आप? कुछ देखा क्या आप लोगों ने? अभय ने एक सांस में सारे सवाल पूछ लिए। दरोगा जी इधर कांप रहे थे। उन्होंने बिना कोई जवाब दिए जल्दी से अभय का हाथ पकड़ा और तेजी से अपने साथ घसीटते हुए जीप तक ले गए। उनके बाहर निकलते ही चौकीदार ने जल्दी से किले का दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या बेहूदगी है? आप क्यों मुझे इस तरह बाहर खींच कर लाए? अभी और तहकीकात करना बाकी था, अभय ने दरोगा जी को डांटते हुए कहा। अभय ने देखा दरोगा जी उस महल की तरफ देख रहे थे। उसने पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा। वो महल सच में बाहर से जितना शानदार और खूबसूरत दिखता है, रात के समय उतना ही वीरान और खौफनाक हो जाता है। उसके ऊपर छाई काली घटाएं प्रेत के समान डरावनी प्रतीत हो रही थी। दरोगा जी के पसीने छूटने लगे थे। उन्होंने जल्दी से अभय को जीप में बिठाया और सरपट जीप वहां से दौड़ा डाली। अभय अपनी ही सोच में गुम था। उसने एक बार फिर पलटकर उसकी रगी तरफ देखा। जीप स्टेशन की तरफ मोड़ लीजिए, अभय ने दरोगा जी को कहा। लेकिन सर, इस वक्त आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ण नगरी की आखिरी ट्रेन आ चुकी होगी और अब वो वापस नहीं जाएगी। दरोगा जी ने हिचकिचाते हुए अभय से कहा, मुझे वापस जाना भी नहीं है। ट्रेन वापस नहीं जाएगी, लेकिन आगे तो कहीं और जाएगी ना, वहीं से दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा। ज़रा जल्दी चलिए, मुझे अभी इसी वक्त वहाँ पहुँचना है। अभय ने दरोगा जी से जीप जल्दी चलाने का आग्रह किया। लेकिन सर, इतनी रात में आप जा कहाँ रहे हो? सब ठीक तो है ना? दरोगा जी को अभी भी अभय को लेकर चिंता हो रही थी। हाँ, सब ठीक है, बस जरा जल्दी चलिए, मेरे लिए आखिरी ट्रेन पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय ने एक बार अपनी कलाई में बंदी घड़ी की तरफ देखा और फिर रास्तों की तरफ देखने लगा। दरोगा जी ने अभय को स्टेशन पर छोड़ दिया। ट्रेन की सीटी की आवाज़ आ रही थी। अभय ने जल्दी से दौड़ लगाई तो देखा टीटी हरी झंडी दिखा रहा था और ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी। अभय ने अपने कदम भगाने शुरू किए और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। ऐसा क्या हो गया जो अभय सर को अचानक से कहीं जाना पड़ा और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं? दरोगा जी सोचते हुए खुद से बोले। तभी हवलदार को सूचना मिली कि समीर पागल खाने से भाग गया है। उसने फौरन ये खबर दरोगा को दी। दरोगा सख्ते में आ गया। एक तो पहले ही अभय सर समीर के पागलखाने भेजने की खबर से गुस्सा थे, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि समीर जेल से ही भाग गया तो सारा पुलिस स्टेशन ही सर पर उठा लेंगे।
जो भी है अब कल ही पता लगेगा। समीर के चक्कर में मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। दरोगा जी ने हवलदार की तरफ घूर कर देखा। कल सुबह होते ही उसकी खोजबीन शुरू कर देना। दरोगा जी ने हवलदार को सख्त आदेश दिए। अगले दिन दोपहर तक अभय उज्जैन पहुंच गया था। उज्जैन महाकाल की नगरी, शिव शंकर भोले बाबा का धाम। अभय उज्जैन के पुलिस स्टेशन गया। वहां के डीसीपी से उसकी खास जान पहचान थी। एक समय में अभय खुद वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर के पद पर था। उस वक्त अभय ने बहुत सारे मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई थी। जय हिंद सर, अभय ने डीसीपी को सैल्यूट मारा। जय हिंद सीनियर इंस्पेक्टर अभय, इतने सालों बाद कहिए कैसे आना हुआ। डीसीपी ने अभय से खुशी जताते हुए पूछा, सर आपको याद है सरफराज, जिसे मैंने मंदिर में हुई चोरी के तहत पकड़ा था और वो एक बहुत बड़े गिरोह में भी शामिल था। अभय के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ रहे थे। यस यस, मुझे अच्छी तरह याद है। सरफराज, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसी ने तो मंदिर से जेवरात चोरी किए थे। तब भक्तों की भीड़ ने कोहराम मचा दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ 2 दिन में उसे पकड़कर हम पुलिस वालों की इज्जत बचा ली थी और मंदिर की अमानत भी। लेकिन तुम इतने सालों बाद उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? डीसीपी ने हैरानी के साथ पूछा। सर वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस वक्त कहाँ है वो और किस जेल में मिलेगा। अभय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभय इस दौरान सरफराज कहाँ कौन सा जुर्म कर रहा होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि पिछली दफ़ा उसे इंदौर पुलिस ने लड़कियों को अगवा करने के जुर्म में पकड़ा था और उसे 6 साल की सज़ा भी हुई थी। लेकिन अभी वो कहाँ हो सकता है, इस बात का तो मुझे कोई आइडिया नहीं। डीसीपी ने अफसोस जताते हुए अभय को सारी जानकारी दी। इसका मतलब मेरा शक सही है, वो सरफराज ही है। सर वो इस वक्त स्वर्ण नगरी में मौजूद है। सर वहाँ वो ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत मौजूद है। मुझे पहले विश्वास नहीं था, इसीलिए यहाँ आपके पास सारी डिटेल्स लेने आ गया। सर क्या आप मुझे फाइल दे सकते हैं ताकि उससे कुछ और जानकारी मिल सके? अभय ने डीसीपी से विनती करी और सरफराज के होने की शंका जताई। अभय ने सरफराज की फाइल ली और महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन से निकल गया। वहां से अभय ने इंदौर के लिए बस पकड़ी और घर में गया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला और अभय को देखकर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ इधर पुलिस समीर की खोजबीन में लग जाती है। वो सबसे पहले उसके घर ही जाते हैं। घर पहुंचने पर वे दंग रह जाते हैं। दरोगा जी हवलदार के साथ मिलकर समीर को खोज रहे थे और वो वहीं मिला, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। दरोगा जी को समीर के घर में उसी की लाश मिल गई। उसका खून भी ठीक वैसे ही हुआ था जैसे विवाह का। उसकी लाश देखकर दरोगा एकदम हैरानी में पड़ गया। सर हम तो यहाँ से ढूंढने आए थे और मिला क्या? इसकी लाश। अब हम अभय सर को क्या जवाब देंगे? हो ना हो इसे उसी प्रेत ने मारा है। जब से ये समीर उस किले से लौटा था तब से इसके पीछे सारा पड़ा हुआ था और देखिए आज इसकी भी जान चली ही गई। हवलदार ने बिना किसी शंका के साथ दरोगा जी से कहा, इसकी मौत आज नहीं कल हुई है। दिखाई नहीं देता, खून सूख चुका है और शरीर से बदबू भी आने लगी है। अब इसका मतलब तो ये है कि ये पागल खाने से भागा है या जिसने इसे मारा है उसने इसकी भागने में मदद करी है। दरोगा जी गहरी सोच में पड़ गए। खबरदार जो अभय सर के सामने प्रेत की कहानी सुनाई, समीर की मौत की खबर सुनकर ही वो भड़क जाएंगे और तुमने अगर ये प्रेत वाली बात कर दी ना, सबसे पहले तुम्हें किले की कैद की सजा सुना देंगे और फिर खेलना वहाँ प्रेत प्रेत। दरोगा जी ने फिर से हवलदार को फटकार लगाई। अब किस्मत कहें या इत्तेफाक, अभय की रात की स्वर्ण नगरी की ट्रेन छूट जाती है। वो अगली सुबह स्वर्ण नगरी पहुंचता है। थाना पहुंचते ही उसे पता चलता है कि समीर को किसी ने मार डाला और उसकी मौत उसी के घर में हो गई है। क्या? अभय को जैसे जोर का झटका लगता है। जब मैं उसके घर पहुंचा तभी मैं समझ गया था कि विवाह को किसी और ने नहीं बल्कि समीर ने ही मारा था। लेकिन समीर को किसने मारा? अभय के दिमाग में काफी सवाल उठने लगे। सर आप क्या कह रहे हो? हमने विवाह की मौत के वक्त घर की अच्छे से छानबीन की थी लेकिन वहां कुछ नहीं मिला था। दरोगा ने कहा, शायद उस वक्त भी आप पान चबाने में ज्यादा व्यस्त थे दरोगा जी। अभय ने शब्दों का सीधा ताना दरोगा जी को मारा। जब मैं उसके घर की छानबीन कर रहा था तब मुझे वहां एक चाबी मिली। पता है वो किस चीज़ की चाबी थी? समीर के घर के ठीक नीचे वाले घर की। समीर ने ये सब बहुत पहले से ही प्लान किया होगा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। समीर के घर के नीचे वाली बालकनी का हिस्सा आगे की तरफ से चौड़ा है और उस पर जूते के निशान भी थे, ठीक वैसे निशान जो मुझे समीर के कमरे में जूतों से मिले। लेकिन जब मैंने चौकीदार से पूछा कि नीचे वाला घर किसका है तो उसने मुझे बताया कि समीर के ठीक नीचे वाला घर किसी साक्षी के नाम पर है। साक्षी? कौन है साक्षी? और कोई कैसे किसी के घर में घुस सकता है?
यही बात मुझे पता लगानी थी। समीर एक बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान है। मैंने समीर के पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग महिला लोगों से पूछताछ करी। पूछने पर पता चला कि जिस रात विवाह का खून हुआ था, उस रात समीर साक्षी के घर आया था। समीर के घर से मुझे महल के कुछ और नक्शे भी मिले, लेकिन वो नक्शे किले में मिले समीर के नक्शों से बिल्कुल अलग थे। इसका मतलब सर, समीर ने सब नाटक किया। वो महल का भूतिया हिस्सा और सरकटी चुड़ैल सब ढोंग था। दरोगा जी ने आश्चर्य से पूछा। ये तो पूरी तरीके से मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पूरी तरीके से पक्की है कि समीर ने ही विवाह को मारा है। वो घर में कमरे की बालकनी से घुसा, उसने विवाह को पीछे से दबोचा और उसका खून कर दिया। लेकिन क्यों मारा, ये तो समीर ही बता सकता था। या फिर अभय अपनी बात पूरी करते करते बीच में रुक गया। फिर कौन सर? दरोगा जी की उत्सुकता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। दरोगा जी, आप पहले ये पता करिए कि साक्षी कौन है और समीर का इससे क्या रिलेशन है। विवाह की मौत में समीर के साथ साथ ये साक्षी भी पूरी तरीके से शामिल है, और जब समीर की मौत हो चुकी है तो उसे ढूंढना और भी जरूरी हो गया है। अभय ने दरोगा जी की बड़ी उत्सुकता को वहीं खत्म कर दिया और उन्हें काम पर लगा दिया। उसके बाद अभय थाने से सीधा कार्ल और मारिया के घर जा पहुंचा। अभय को देखकर मारिया घबरा गई। उसने अभय को अंदर बुलाया। घर में घुसने पर अभय इधर उधर झांकने लगा। मारिया जी, मिस्टर कार्ल कहाँ पर है? नजर नहीं आ रहे। अभय ने आंखों से आंखें मिलाते हुए मारिया से पूछा। जी वो अपने कमरे में है, मैं बुलाकर लाती हूँ। कार्ल के बारे में सवालों से मारिया और भी घबरा गई और सीधा कमरे की तरफ गई। अभय बिना एक पल की देरी किए मारिया के पीछे पीछे चलने लगा और झट से कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में कार्ल शांति से अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। अभय उनके पास जाकर उनके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। कुछ ही पल बाद अभय ने झटके से कार्ल का शॉल पकड़कर खींच लिया। उस वक्त मारिया और कार्ल दोनों ही घबरा गए। अभय को पहले ही दिन से कार्ल पर शक हो गया था। कार्ल के हाथ रंग से सने हुए थे। वो एक बहुत ही उम्दा पेंटर था। आंखें ना होने के बावजूद भी वो रंगों को पहचान लेता था। अभय ने कार्ल के घर में एक पेंटिंग देखी थी। उस पेंटिंग में गुलाबी रंग के फूल बने हुए थे। अभय ने ठीक वैसे ही फूल किले के पीछे सरोवर में भी देखे, और तभी अभय को कुछ गलत लगा। कार्ल साहब, अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपके सामने वाले घर में रहने वाली विभा और समीर के साथ में असलियत में क्या हुआ था? आप तो देख नहीं सकते। फिर जो गुलाबी फूल किले में खिले हुए हैं, उन्हें आपने बिना देखे ही तस्वीर में कैसे छाप दिया? इतनी दूर की तस्वीर आपने पन्ने पर रंग दी, और इतनी पास में इतना बड़ा हादसा हुआ, और आप कहते हो कि आपको कुछ नहीं पता। अगर अब भी आपने सच नहीं कहा तो मैं आप दोनों को थाने में घसीट दूंगा। अगर आपने पहले ही सच बता दिया होता तो समीर आज साथ जिंदा होता और हमारी गिरफ्त में होता। अभय ने कड़क आवाज से कार्ल और मारिया से सवाल किए। कार्ल और मारिया से मिलने के बाद अभय कांति बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम छोटा सा था, लेकिन वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लोग जोर जोर से जय जयकारे लगा रहे थे। अभय भी उसी भीड़ में शामिल हो गया और पहुंच गया कांति बाबा के चरणों में। बाबा मेरी मदद करिए, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। जब से उस किले से लौटा हूँ तब से ना मुझे चैन है और ना रातों को नींद आती है। कुछ है बाबा जो मुझे उस किले की तरफ आकर्षित करता है। मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। अभय हाथ जोड़कर कांति बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दुआ करने लगा। फिक्र मत करो बालक, हम इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु यहाँ पर विराजमान हैं। तुम फिक्र मत करो, और ये भभूत का धागा अपने गले में पहन लो, फिर सारी बुरी शक्तियां तुमसे कोसों दूर चली जाएंगी। कांति बाबा ने अभय को एक अभिमंत्रित धागा दिया और उसके सर पर हाथ फेर दिया। अभय ने एक जोर का जयकारा लगाया और आश्रम से बाहर आ गया। अभय के जाने के बाद अंदर कांति बाबा ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और लपक कर सारा सामान अपने झोले में भर लिया और वहां से फरार होने लगा। आश्रम के पीछे वाले रास्ते से कांति बाबा अपने झूले के साथ तेज तेज कदम बढ़ाकर भागे जा रहा था। तभी किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली, और वो था अभय, जिसने कांति बाबा को अपनी बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ रखा था। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं अपने भक्तों को छोड़कर? अभी तो बहुत सारे कष्टों का निवारण करना है। चलिए थाने, वहीं दिखाइएगा अपने भभूत का चमत्कार। अभय ने उस बाबा की गर्दन दबोची और घसीटता हुआ अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अभय कांति बाबा को उसके गिरेबान से पकड़ते हुए घसीटता हुआ अंदर ले आया और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। अभय को इस तरह देखकर दरोगा जी और हवलदार के साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। अभी दरोगा जी कुछ बोलते उससे पहले ही अभय ने एक मोटा सा डंडा उठाया और उस बाबा की धुनाई करनी शुरू कर दी।
उसे मारते वक्त अभय बस उस बाबा से एक ही सवाल पूछ रहा था, बता कहाँ है वो, बता नहीं तो इस बार तेरी खाल खींच लूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। अभय बहुत गुस्से में था और जोर जोर से उस पर डंडे बरसाए जा रहा था। तभी दरोगा जी अभय के पास आए और उसे शांत होने के लिए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हो, ये तो कांति बाबा है और आप इसे इस तरह क्यों मार रहे हो। ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सरफराज है और एक बहुत बड़ा गुंडा मवाली है। इसका काम ही यही है, ढोंगबाजी करना। ये मंदिरों में भगवान की मूर्तियां और जीवर चुराता था और फिर उनकी तस्करी करता था, और तो और ये लड़कियों को ही तस्करी करता था। इसके नाम पर जुर्म की पूरी फाइल बनी हुई है। अभय टेबल पर सरफराज की फाइल पटक देता है। दरोगा जी उस फाइल को देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, ये देखकर कि जिसे सब कांति बाबा मानते हैं वो तो एक बहुत बड़ा शातिर अपराधी है। सरफराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अभय के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने उसे 10,000 में बेच दिया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। अभय सुनते ही बौखला गया और उसने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। अभय ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया। समीर को क्यों मारा, उसे कैसे जानते थे तुम। दरोगा जी हैरान हो जाते हैं, क्या समीर को इसने मारा था। हाँ, वो उस समीर को मारने के लिए मुझे पैसे मिले थे, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। किसने दिए थे पैसे और क्यों मारना चाहता था वो समीर को। वो वहां रहता है जंगल के पीछे वाले घर में, उसी ने मुझे पैसे दिए थे और उसके कहने पर ही मैंने दरोगा जी से कहा था कि समीर को मानसिक बीमारी हो गई है और उसे पागल खाने भेज दो। लेकिन वो तो नाटक कर रहा था, फिर वो पागल खाने से भागकर स्वर्णनगरी क्यों आ गया, वहीं से भी भाग सकता था। हाँ साहब, मैं उसे वहीं मारने की फिराक में था, लेकिन वो वहां से भाग गया। मुझे लगा कि समीर हाथ से निकल गया, लेकिन बकरा खुद जाल में आकर फंस गया। उस रात को वो अपने घर आया और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा, तभी मैंने मौका पाकर उसका खून कर दिया। और वो लड़की जिसकी लाश किले से मिली थी, पता तो होगा ही तुम्हें। हाँ साहब पता है, लेकिन तब तक मैं समीर को नहीं जानता था। मैं यहाँ छिप रहा था और लोगों को अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। क्या नाम है उसका। साहब वीरेंद्र। अभय गहरी सोच में पड़ जाता है और हवलदार से सरफराज को जेल में बंद करने के लिए कहता है। सर आपको कैसे पता कि कांति बाबा ही सरफराज है, दरोगा जी पूछते हैं। मैं कार्ल और मारिया के घर गया था। जिस शख्स को हम अंधा समझ रहे थे, दरअसल में वो देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। दरोगा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वे दुनिया के सामने अंधे होने का दिखावा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्ल और मारिया दोनों ही तड़ीपार हैं और वो दोनों गैर कानूनी तौर से यहाँ पर रहते हैं। उस रात जब समीर ने विभा को मारा, तब कार्ल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वो सच्चाई उस वक्त बता देता तो उसकी खुद की जान को समीर से खतरा होता। इसीलिए वो दोनों ही चुप रहे। लेकिन परसों रात जब मारिया जी ने एक आदमी को समीर की बिल्डिंग के पास चक्कर काटते हुए देखा, तब उन्होंने उस शख्स पर नजर बनाए रखी, और जब समीर के घर की बत्ती जली, उस वक्त मारिया जी का ध्यान वहां गया और उन्होंने वो देखा जो आज आप सबके सामने है, यानी कि समीर का खून। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब मैंने कार्ल के हाथों में रंग देखा था। भला एक अंधा इंसान पेंटिंग कैसे बना सकता है। और जब मेरा शक यकीन में बदल गया तो कार्ल ने मुझे पेंटिंग दिखाई। दरोगा जी उस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गए। उस पेंटिंग में सरफराज ही था जो समीर के पेट में चाकू घोंप रहा था। लेकिन सर आपने अभी तक नहीं बताया कि आपको कैसे पता कि कांति बाबा ही सरफराज है। अभय ने एक सिगरेट सुलगाई। आपने सरफराज की आंख पर एक निशान देखा जिसकी वजह से उसकी दाई आंख थोड़ी कम खुलती है। वो निशान उसे मैं नहीं दिया था। जिस रोज मेरी पहली नजर कांति बाबा पर पड़ी, तभी मुझे शक हुआ और उसी शक के सबूत के लिए मैं उज्जैन गया था और वहां से मुझे पता चला कि वो आखिरी बार लड़कियों की तस्करी के जुर्म में पकड़ा गया था। यहाँ स्वर्ण नगरी में भी वो जरूर किसी और मकसद से आया है। कोई बात नहीं, मैं वो भी उगलवा लूंगा। अभी अभय कुछ गहरी सोच में ही डूबा था कि तभी एक हवलदार अंदर आया और उसने अभय को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। क्या, ये कैसे हो सकता है। दरोगा जी ने हवलदार से वो फाइल ली। सर ये तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया। मतलब जिस साक्षी को हम खोज रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि विभा ही है, समीर की पत्नी। ये क्या झोलमोल है सर। अगर मरने वाली औरत विभा नहीं साक्षी है, समीर की पत्नी, तो विभा कौन है और वो यहाँ विभा बनकर क्यों रह रही थी। दरोगा जी आप जीप निकालिए, असली गुनाहगार अभी हमारी पकड़ से बाहर है। वीरेंद्र। वीरेंद्र वो कैसे।
दरोगा जी, आप सिर्फ पानी चबाइएगा। वीरेंद्र ही सारे सवालों की गुत्थी है। अगर उस तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये दोनों खून की असली वजह क्या है। हवलदार जल्दी से जीप दौड़ाता है। वे जल्दी से जंगल के उस पार वाले घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। इस बार दरोगा जी पूरी लगन से तफ्तीश करने में जुट जाते हैं। ये वही जगह थी जहां एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे और एक आदमी लंबा काला कोट पहने उसके लिए दवाई लेकर आया था। अभय को एक जगह बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो उन तस्वीरों को ध्यान से देखता है। वहाँ समीर की विवाह यानी कि साक्षी की उन दोनों की शादी की तस्वीरें थी, लेकिन उन सबसे अलग एक और तस्वीर थी वहाँ, एक लड़की की। वही लड़की जिसकी लाश किले में समीर के बगल में मिली थी और समीर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि उस तस्वीर में वो लड़की समीर के साथ थी। अभय और भी ज्यादा हैरान हो गया। इसका मतलब समीर उस लड़की को जानता था। उसने झूठ बोला कि वो उसे पहचानता भी नहीं है। कहीं समीर ने ही उस लड़की को भी। अभय के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे। उससे जितनी गुत्थी सुलझाई थी वो और भी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही थी। ढूंढो साले वीरेंद्र को, उसका मिलना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। तभी हवलदार को खिड़की से बाहर धुआं उठते दिखाई दिया और वो इंस्पेक्टर अभय और दरोगा जी को बताता है। अभय और दरोगा जी जंगल की गहराई में चलते चले जाते हैं और उन्हें कुछ दूरी पर एक चिता जलती हुई दिखाई देती है और उसी के पास एक शख्स खड़ा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। दरोगा जी अपनी बंदूक निकालते हैं और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। वो शख्स मुड़ता है और हाथ ऊपर करके आराम से खड़ा हो जाता है। अभय उसकी तरफ बंदूक ताने उसके नजदीक आता है। वीरेंद्र, वो शख्स हाँ में सिर हिलाता है। दरोगा जी जल्दी से हथकड़ी निकालते हैं और उसके हाथ पीछे करके उसे पहना देते हैं। किसकी चिता जला रहे हो ये? साक्षी की। वीरेंद्र साक्षी का नाम लेकर रो पड़ता है और जमीन पर बैठ जाता है। साक्षी की? लेकिन अब उसे तो मरे हुए 1 महीना हो गया। नहीं, वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उस कमीने ने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी कि मैं उसे बचा नहीं पाया। मर गई मेरी साक्षी। और तुमने समीर को मार दिया। क्यों मारा तुमने समीर को? और उस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने बस उन दोनों से साक्षी की मौत का बदला लिया है, समीर और विभा से। अभय और दरोगा जी चौंक जाते हैं। विभा? वीरेंद्र अपने आंसू पूछता है और आगे की कहानी शुरू करता है। मैं और साक्षी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त तो सिर्फ वो थी, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। साक्षी और विभा दोनों सौतेली बहन हैं। विभा बहुत ही बिगड़ैल और अड़ियल स्वभाव की थी। विभा के पिता ने मरते वक्त अपनी सारी संपत्ति साक्षी के नाम पर कर दी थी। ये बात विभा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो साक्षी को उसी वक्त जान से मार देना चाहती थी, लेकिन उसके पति समीर ने उसे रोक लिया था। अब हैरान हो जाता है। समीर, विभा, साक्षी के रहस्यों की एक के बाद एक चौंका देने वाली परतें खुलती जा रही थी। समीर विभा का पति था? हाँ, लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली। उन दोनों ने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया था, क्योंकि समीर एक आवारा लड़का था जो हमेशा से विभा के पैसों पर ऐश करता था। उसी ने विभा को उस वक्त रोक दिया और फिर शुरू किया अपना खूनी खेल। विभा ने समीर को दोस्त होने के नाते साक्षी से मिलवाया। धीरे धीरे समीर साक्षी के नज़दीक बढ़ने लगा और उसके साथ प्यार का झूठा नाटक रचा। साक्षी पूरी तरीके से समीर के प्यार की गिरफ्त में बंध गई थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विभा ने उन दोनों की शादी करा दी। साक्षी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव वाली लड़की थी। शादी के बाद समीर ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया था। शायद उसने पहले से ही बहुत सारी तैयारी करी हुई थी। वो पुरातत्व विभाग की जानकारी रखता था, लेकिन 1 नंबर का आवारा और मुफ्तखोर था। वही साक्षी को यहाँ काम के बहाने से स्वर्ण नगरी लेकर आया और कुछ ही दिनों बाद उसने उसे मार डाला। लेकिन उसने साक्षी को विभा क्यों बताया? समीर ने पहले से ही सब कुछ अपने दिमाग में सोच लिया था। उसकी तैयारी इतनी पक्की थी कि दरोगा जैसे पुलिस को भी उस पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। वीरेंद्र और अभय दरोगा जी की तरफ घूरने लगे। विभा उसकी पहली पत्नी थी। अगर किसी को पता भी चलता तो सब यही जानते कि वह मर चुकी है। साक्षी का नाम तो कहीं था ही नहीं। इस अनजान जगह पर तो वैसे भी कोई समीर को नहीं जानता था। साक्षी को मारने के बाद समीर ने इस तरह दिखाया कि वो बहुत दुखी है
उसने स्वर्ण नगरी आने से पहले ही यहाँ 2 घर लिए, एक अपने नाम से और दूसरा साक्षी के नाम से। तो वो घर खुद विभा, असली विभा ने ही लिया था, ताकि कहीं से कहीं तक शक की कोई गुंजाइश ना रहे। साक्षी की मौत के कुछ दिन बाद समीर वापस लौटा विभा से मिलने और उसे अपने साथ ले गया। मैं बस इतना जान पाया कि वो दोनों सारी दौलत लेकर विदेश भागने वाले थे, लेकिन वो दोनों यहाँ स्वर्ण नगरी आ गए। समीर और विभा जब विदेश भागने वाले थे तो समीर उसे लेकर यहाँ क्यों आया और वो भी विभा के साथ, पर क्यों? अभय का दिमाग घूम गया और उसकी उलझन सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही थी। वो मैं नहीं जानता समीर यहाँ वापस लौटकर क्यों आया। मैं किसी तरह बस साक्षी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। समीर ने झूठ बोला था कि वो 2-3 दिन तक किले में था, जबकि वो सबकी नज़रें बचाकर वहाँ विभा से मिलने गया था। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग में। जिस शाम वो विभा के साथ लौट कर आया, वो सीधा किले में गया। तब मैंने उसका पीछा किया, इसी इरादे से कि यहीं इन दोनों को मारकर दफना दूंगा। वे दोनों किले में गए और एक जगह पर छुप कर बैठ गए। मैंने समीर के सर पर जोर से वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मैं विभा को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्या? वहाँ वो खौफनाक डरावना साया, वो बहुत डरावना था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने विभा की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया। मैं वीरेंद्र की जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं बहुत डर गया, इतना डर गया कि मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया। जैसे तैसे करके मैं किले से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मुझे विभा की चीख सुनाई दी। सुबह मुझे पता चला कि विभा मर चुकी है। फिर वही राग यार, कभी सर कट्टी चुड़ैल तो कभी आग उगलता साया। क्या बकवास है ये सब। देखो वीरेंद्र, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। तुमने ही समीर को मारा है। एक गवाह है जिसने तुम्हें देखा है, और सरफराज, उसने कबूल किया है कि तुमने ही समीर को मारने के लिए पैसे दिए थे। तो फिर ये भी कबूल कर लो कि विभा को भी तुमने ही मारा है। ये भूत वूत की कहानियां सुनाकर मेरा दिमाग मत खराब करो। साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने ही समीर को मारा है, लेकिन जब मैं एक जुर्म कबूल कर रहा हूँ तो दूसरे जुर्म के लिए झूठ क्यों बोलूँगा? मैं किले में उन दोनों को मारने के लिए ही गया था, लेकिन वहाँ वो चीज़ है, सच में है। यहाँ के लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि वो किला रात के समय भयानक हो जाता है, और वो है, मैंने देखा है। वो इतना भयंकर था कि उसे याद कर कर अब तक मेरी रूह कांप जाती है। अच्छा, तो उस भयंकर डरावने साय ने विभा को मार दिया, लेकिन समीर को छोड़ दिया। क्यों? वो क्या उसकी फूफी लगती थी या समीर उसका पुराना याराना था? अभय ने ताने मारने शुरू कर दिए। दरोगा जी कहते हैं सर, ये केस तो और ज़्यादा उलझता जा रहा है। जिसे हम विभा मान रहे थे वो विभा नहीं, साक्षी थी, और जो असली विभा थी उसे किसी ने किले में मार दिया। और वो समीर, उसके पास 2 मौके आए भागने के, लेकिन वो दोनों बार भागने के बावजूद यहाँ वापस स्वर्ण नगरी में आ गया, और आखिर में इस वीरेंद्र ने उस सरफराज के हाथों से मार डाला। अब सामने हमारी साक्षी की चिता जल रही है। आखिर चक्कर क्या है? सर, कहीं सच में उस किले में, मतलब जो वीरेंद्र बोल रहा है, यहाँ के सारे लोग कहते हैं। अब गुस्से से दरोगा जी को घूरता है। चलिए मान लिया कि वीरेंद्र सच बोल रहा है, तो उसने समीर को क्यों नहीं मारा यार? समीर क्यों बच गया? अगर वो वहाँ नहीं होता तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन वो तो वहीं था, विभा की लाश के बगल में, और उसकी चुंडी उसकी मुट्ठी में थी। अब क्या मैं ये मानूं कि एक प्रेत या साया, जो भी आप लोग कहना चाहें, समीर उसके चंगुल से बच गया, लेकिन एक इंसान वीरेंद्र की ओर इशारा करते हुए कि चंगुल से नहीं बच पाया? दरोगा जी चुप खड़े हो गए। उनके पास अभय की शंका का कोई जवाब नहीं था। फिर अभय ने कुछ सोचते हुए कहा, दरोगा साहब, चलिए आज आपको कहीं घुमाने ले चलते हैं। दरोगा जी खुश हो गए और उत्सुकता से पूछ बैठे, कहाँ सर? अभय ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और जो कहा, बस। दरोगा जी बेहोश होते होते बच गए। नहीं सर, ये जुल्म मत करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उन्हें कौन देखेगा? दरोगा जी क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सर आज अमावस्या की रात है यार। अच्छा, अरे वाह, क्या कमाल की खबर सुनाई आपने। फिर तो आज उस किले में तांडव होगा, तांडव। दरोगा जी कुछ पान और ले लीजिएगा, क्या पता उस चुड़ैल का मन करे खाने का। खून पी पी कर बेचारी का जायका खराब हो गया होगा। अब वह बोल ही रहा था कि दरोगा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब मैंने पीछे पलट कर देखा तो बेचारे दरोगा जी जमीन पर बेहोश पड़े थे।
उन्हें देखकर अभय जोर जोर से हंसने लगा। अभय ने किले में जाने की सारी तैयारी कर ली थी। उसने खुद को अच्छे से सारे जरूरी सामान के साथ तैयार कर लिया था। शाम होने को थी, सूरज ढल रहा था। कुछ ही देर में सारा शहर अंधेरे की आगोश में समाने वाला था। अभय शाम होते ही किले में घुस गया, और वो भी अकेले। उसने दरोगा जी से बाहर रुकने को कहा और कहा कि उसके इशारे का इंतजार करें। अभय ने समीर के बनाए हुए हर नक्शे को अच्छे तरीके से दिमाग में छाप लिया था। नक्शे के मुताबिक अभय किले के मुख्य द्वार से होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा हो चुका था और अमावस की रात के कारण चांद की हल्की रोशनी भी नहीं थी। अभय टॉर्च के सहारे धीरे धीरे कदम ऊपर की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन जैसा कि समीर ने बताया था, उस सीढ़ियों में उसे कुछ ठंडक का एहसास हुआ था। अभय को वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन घुमावदार सीढ़ियों पर अभय टॉर्च की मध्यम रोशनी में आगे बढ़ने लगा। अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। अभय को याद आया जब वो पहली बार इस किले में आया था, उस गलियारे को पार करके। अभय उसी कक्ष की तरफ पहुंचा, लेकिन ये क्या, आज वहां कोई कक्ष था ही नहीं, सिर्फ दीवार थी। अभय को पूरा यकीन था कि यहाँ पर एक कक्ष था, फिर वो कहाँ चला गया। अभय हैरानी से सब तरफ हाथ फेर कर देख रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसे कुछ गर्म हवाओं का एहसास होने लगा, जैसे वो उसके बेहद करीब हो। और तभी अभय ने पीछे पलट कर देखा। उसके एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि वीरेंद्र ने कहा था, वहाँ सच में एक साया था जिस पर अब अभय को विश्वास हो गया था। अब डर किसे नहीं लगता, तो अभय को भी थोड़ा डर लग रहा था। वो भयानक आकृति वाला साया उसके ठीक सामने हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल, मुंह पर खून, और उसके पैने लंबे नाखून अभय के गले को चीरकर अंदर धंसे जा रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह धड़क रही थी। अभय बहुत घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत जुटाकर खुद को छुड़ाया और वहां से भागा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो रोशनदान से नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब अभय की आंख खुली, तो वो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। वो गुफा बहुत ज़्यादा संकरी थी। अभय ने इधर उधर हाथ मारा और उसकी टॉर्च उसे मिल गई। उसे वहां पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसने टॉर्च से सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें एकदम डर से चौड़ी हो गई। उसके सामने उसके चारों तरफ सिर्फ कंकाल पड़े हुए थे और इंसानी मांस की बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। अभय थोड़ा उठा, लेकिन उसका सर टकरा गया। उसने टॉर्च ऊपर की तो पाया कि वो एक बहुत ही संकरी गुफा थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और घुटनों के बल आगे बढ़कर वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर एक जगह अभय को कुछ गीला महसूस हुआ और वहां पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। अभय उसी आवाज की सीध में आगे बढ़ा कि अचानक से एक तेज रोशनी प्रज्वलित हुई और उसने अभय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अभय अब एक सुंदर से कमरे में आ गया था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो वो एक बहुत ही सुंदर कक्ष में था, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि ये कोई शाही कमरा है। अभय को दीवार पर एक तस्वीर नजर आई, बेहद सुंदर और आकर्षक, मन को मोह लेने वाली सुंदरी रानी रेणुका देवी। उनकी तस्वीर के नीचे एक मेज पर कुछ पन्ने रखे हुए थे। अभय ने उन्हें उठाया और पहला पन्ना पढ़ना शुरू करा। मैं स्वर्ण नगरी राज का गुप्त मंत्री और रानी रेणुका देवी का वफादार शमशेर ये पन्ना लिख रहा हूँ। महाराज सूरज के सुपुत्र राजा चंद्रवीर की पुत्री राजकुमारी रेणुका देवी महारानी धरा के वचन के अनुसार उन्होंने अपनी कर्म भूमि पर फिर से जन्म लिया, उसी राज्य में पुत्री स्वरूप। राजकुमारी रेणुका देवी महारानी धरा की ही तरह बुद्धिमान, सहनशील, वीरांगना, शास्त्र शस्त्र कला में निपुण, माथे पर चंद्र सा तेज और आंखों में सूरज की चमक, तलवारबाजी में महारथियों को भी हरा देने वाली राजकुमारी रेणुका देवी। राजा चंद्रवीर के सिर्फ इकलौती संतान थी राजकुमारी रेणुका। उन्होंने अपना सारा राज्य राजकुमारी को सौंप दिया। जब उनके स्वयंवर की घड़ी आई तो राजकुमारी ने हर शस्त्र कला में कोसों दूर से आए सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। उनके तेज के आगे सबने घुटने टेक दिए, लेकिन एक राजकुमार दुष्यंत, उन्होंने तलवारबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया कि राजकुमारी उनसे अपना दिल हार बैठी और बाजी भी।
उन्होंने तुरंत राजकुमार दुष्यंत के गले में वरमाला पहना दी। राजा चंद्रवीर ने अपना सारा राज्य अपनी पुत्री और उनके वर को सौंप दिया। राजकुमारी राजा दुष्यंत की प्रेम लीला में तल्लीन हो गई, लेकिन उनका ये सुख ज्यादा दिनों तक नहीं चला। राजा दुष्यंत विद्रोही निकले। उन्होंने राजकुमारी के साथ प्रेम का झूठा नाटक किया था। उन्होंने जल्दी अपना असली मुखौटा सबके सामने उतार दिया। वे उसी महामंत्री के वंशज थे जिन्हें महाराज सूरज ने बीच चौराहे पर ले जाकर मार दिया था। तब से उनका परिवार बदले की आग में झुलस रहा था। राजा दुष्यंत ने महाराज चंद्रवीर का सारा राज्य हड़प लिया और राजकुमारी रेणुका को बंदी बना लिया। लेकिन राज्य में अभी भी कुछ वफादार बचे हुए थे जिन्होंने राजकुमारी की मदद करी और उन्हें कैसे आज़ाद कर दिया। राजकुमारी ने अपना खजाना इस महल की सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया, जिसके बारे में दुष्यंत को कभी पता न चल सके। लेकिन जब दुष्यंत को इस बात की भनक लगी, उन्होंने रेणुका देवी को जिंदा इस किले की चोटी से नीचे फेंक दिया। मरते वक्त राजकुमारी ने राजा दुष्यंत को श्राप दिया कि वो कभी इस महल की धरोहर को हासिल नहीं कर पाएगा और जब तक जिएगा हर पल मृत्यु लेकर जिएगा। ऐसा ही हुआ भी। राजकुमारी का श्राप राजा दुष्यंत का भाग्य बन गया। राजा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसने उन्हें हर पल मौत दी। मरने से पहले के पलों में भी राजा दुष्यंत ने अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी। उन्होंने आखिर तक स्वर्ण नगरी से नफरत करी और खुद के साथ ही पूरे राज्य को भी तबाह कर दिया। मैं राजकुमारी रेणुका देवी का गुप्तचर मंत्री उनके खजाने की देखभाल कर रहा हूँ। एक आखिरी बात जो कोई नहीं जानता, राजा दुष्यंत ने मरने से पहले एक यज्ञ करवाया, काला यज्ञ। उन्होंने प्रतिष्ठा उठाई कि जिस राज्य को वो प्राप्त न कर सके, जिस राज्य का खजाना उन्हें नहीं मिल सका, वो जीवन भर किसी और को भी नहीं मिलेगा, और जो कोई भी उस खजाने को प्राप्त करना चाहेगा उसकी मौत तय है। अभय ने अगला पन्ना पढ़ा और वो हैरान रह गया। उस पर स्वर्ण नगरी की धरोहर की छाप बनी हुई थी और साथ ही साथ राजकुमारी रेणुका देवी की मोहर भी। सारे पन्ने खत्म हो गए। अभय को अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ गई थी। वो समझ गया था कि समीर यहाँ किले पर रिसर्च करने नहीं बल्कि किसी खोज के लिए वापस आया था। ज़रूर उसे कहीं कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी वजह से वो भागने के बाद भी अपने लालच के कारण वापस आ गया। अभय उस कक्ष को ध्यान से देखने लगा ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे मिल सके। वो उस कक्ष की दीवारों पर हाथ फेरकर रास्ता खोज ही रहा था कि तभी उसे फिर से पानी की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से कान लगाकर सुना और तभी एक गुप्त दरवाज़ा आर पार हो गया और अभय उस अंधेरे को चीरकर बाहर निकल गया। उसके सामने एक घना जंगल था, रात का पसरा सन्नाटा और वो बिल्कुल अकेला। अभय को जिस पानी की गूंज सुनाई दे रही थी वो एक झरने की थी जो किले के ठीक पीछे वाले जंगल में था। अभय का गला सूख गया था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वो टॉर्च की रोशनी में उस झरने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर एक बार उसने पीछे पलटकर उस गुफा की तरफ देखना चाहा जहां से वो बाहर आया था, तो वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसके पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय उस घने जंगल के। अभय पानी पीने लगा, लेकिन तभी काला आसमान कई सारी रोशनी से भर गया। अभय ने सर उठाकर देखा तो आसमान में एक साथ बहुत सारी रोशनी गोल घेरे के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। अभय जल्दी से उस तरफ भागा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वो रोशनी किले के पिछले भाग से आ रही थी जहां वो छोटा सा सरोवर बना हुआ था जिसमें अभय ने उन गुलाबी रंग वाले फूलों को देखा था। वो सरोवर फूलों से भरा हुआ था और रात के समय वो फूल रंगीन रोशनी से चमक रहे थे। लेकिन तभी अभय की नज़र सामने पड़ी। बहुत सारे अघोरी तंत्र मंत्र कर रहे थे। वो लोग आग में खून चढ़ा रहे थे और जिंदा मांस खा रहे थे। उनके पीछे अभय को कुछ लड़कियां भी दिखाई दी जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। अभय ने अपनी बंदूक निकाली, तभी इतने में ही वो शैतानी साया एक बार फिर से अभय के सामने आ गया। इस बार रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक दिख रहा था। अभय ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उस शैतानी साये ने एक झटके में अभय की गर्दन दबोची और उसे हवा में उछालकर दूर पटक दिया। अभय दूर जाकर गिरा और किले की दीवार से टकरा गया। उस खौफनाक साये का प्रकोप तेज होता जा रहा था। उसने लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया
और अभय की ओर फेंक दिया। लेकिन तभी किसी ने बीच में आकर उस लकड़ी के टुकड़े को अभय को लगने से रोक लिया। वो कार्ल और दरोगा जी थे जो उस वक्त सही मौके पर अभय की मदद के लिए पहुंच गए थे। उस शैतानी साय को देखकर दरोगा जी और कार्ल भी सकपका गए, क्योंकि उसने दरोगा जी और कार्ल दोनों को पकड़ लिया था। वहां अघोरी तंत्र मंत्र कर रहे थे। आसमान में रोशनी से भरा घेरा काला होता जा रहा था। कार्ल का दम घुटने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। और वहीं दूसरी तरफ दरोगा जी छटपटा रहे थे। और फिर तब भी अभय ने खुद को संभाला और अपनी बंदूक से आसमान में फायरिंग करी। फायरिंग से सबका ध्यान अभय पर आ गया। शैतानी साय ने दरोगा जी को छोड़कर अभय की तरफ अपना ध्यान भटका दिया। शैतानी साय ने दरोगा जी को छोड़ अभय की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अभय ने फुर्ती से जोश दिखाया और उस सरोवर में कूद गया। उसने फौरन एक मटके में पानी भरा और उन अघोरियों के तंत्र मंत्र की आग में डाल दिया। अग्नि भस्म होते ही वो शैतानी साया छटपटाने लगा। दूसरे ही पल दरोगा जी ने सीटी बजाई और सारी पुलिस फोर्स किले के अंदर उस जगह पर इकट्ठा हो गई। सब पुलिस वालों ने उन अघोरियों को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दरोगा जी ने कार्ल को उठाया। वो ठीक था, दम घुटने की वजह से बस बेहोश हो गया था। सारे हालात सब साफ हो रहे थे, लेकिन अभय इधर उधर देख रहा था। सर आप क्या देख रहे हो? हमने सबको पकड़ लिया है। मान गए सर आपको? वो साया वो कहाँ गया? सर उसका नाम मत लीजिए, अच्छा वो खत्म हो गया। जान बची तो लाखों पाए, हमें तो खुश होना चाहिए। हम सबकी जान बच गई, नहीं तो वो डरावनी चीज हमें मार ही डालती। तभी अभय को कुछ सूझा और वो सरोवर में कूद गया। दरोगा जी चिल्लाने लगे। वो अभय को बाहर निकलने के लिए पुकारने लगी और फिर कुछ पल बाद ही अभय उस सरोवर से बाहर आया, लेकिन अकेला नहीं, उसकी गोद में थी एक लड़की जो कि बेहोश थी। दरोगा जी और कार्ल हैरान रह गए। पुलिस वालों ने सहारा देकर अभय को बाहर निकाला। वो लड़की अब भी बेहोश ही थी। सर ये लड़की कौन है? अभी आपको पता चल जाएगा दरोगा जी, सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। ये शानदार किला सिर्फ राजकुमारी रेणुका देवी की अमानत है, उनकी धरोहर है। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है और ना ही कोई शैतानी छाया। ये अघोरी अपने तंत्र मंत्र से स्वर्ण नगरी की इस धरोहर पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये पिछले काफ़ी सालों से यहाँ अपना डेरा जमाए हुए थे। इस किले में अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सब इन्होंने ही किया। ये लोग उनकी बलि चढ़ाते थे, उनका खून पीते थे, जिंदा मांस खाते थे और तो और यही नहीं, अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए लड़कियों का व्यापार भी करते थे। इन सारी लड़कियों का शोषण किया गया है। हर अमावस की रात को एक लड़की की बलि चढ़ाई जाती थी। अगर भूल से कभी कोई इस किले में रह जाता था तो ये लोग उसे मार देते थे और फिर उसे खा लेते थे। लेकिन सर ये लड़की कौन है? ये प्रिया है दरोगा जी, मेरी बेटी, जिसे सरफराज ने अगवा करके बेच दिया था और मैं बदनसीब अपनी बेटी को हर जगह ढूंढता रहा। इन कमीनों ने मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया है। मतलब यहाँ पर कोई शैतानी साया नहीं है? नहीं, ये मेरी बेटी है, एक इंसान, मेरी छोटी सी प्रिया, जिसे 7 साल पहले सरफराज ने बेच दिया था और मैं इसे ढूंढ नहीं पाया था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। इन लोगों ने प्रिया को अपने तंत्र मंत्र से अपने वश में कर रखा था। ये जैसा चाहते प्रिया का शरीर वैसा ही करता। जब मैं किले में पहली बार आया था तो मुझे ऊपर कुछ नशे करने का सामान मिला, यानी अफीम। उस वक्त कुछ बातें धीरे धीरे मेरे ध्यान में आने लगी, क्योंकि एक पुरानी खंडर किले में अफीम का क्या काम। ये लोग कई गैर कानूनी काम भी करते थे। रात के वक्त जब सड़कें सुनसान हो जाती थी, उसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये अफीम और लड़कियों की तस्करी करते थे। सरफराज यहाँ इन लड़कियों को तस्करी के लिए ही लाता था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्वर्ण नगरी मुझे मेरी बेशकीमती चीज़ लौटा देगी। स्वर्ण नगरी के किले से रहस्य का पर्दाफाश हो गया था। जो लोग किले के खौफ से डरते थे उन सब के सामने इंस्पेक्टर अभय ने सच्चाई लाकर रख दी थी। लेकिन एक चीज़ थी जो अभी भी दरोगा जी समझ नहीं पाए थे। सर आपने विभा मतलब साक्षी की हत्या के साथ इस किले का केस भी सुलझा दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या हुआ दरोगा जी? उस रात वीरेंद्र ने जिस भूतनी को देखा, अभय दरोगा जी को घूरने लगा था। मेरा मतलब सर, वीरेंद्र ने प्रिया को देखा और डरकर भाग गया। उन अघोरियों ने विभा को ही क्यों मार डाला, समीर को क्यों नहीं?
अभय मंद मंद मुस्कुराया। दरोगा जी, ये केस सुलझ गया है। अब आप ये सब बातें करके इसे और मत उलझाओ। आपके साथ ये दिन बहुत यादगार रहेंगे, और हाँ, आपका पान भी। अभय स्वर्ण नगरी से जा रहा था। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जीप में बैठकर दरोगा जी को अलविदा कहकर चला गया। अभय ने प्रिया की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन दरोगा जी का सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। अभय जवाब जानता था, बस किसी को बताना नहीं चाहता था। अभय जब समीर के घर में तफ्तीश करने आया तो उसे महल के वो नक्शे भी मिले जो बाहरी नक्शों से बिल्कुल अलग थे। अभय ने चुपके से साक्षी के घर की तलाशी ली और वहां उसे किले की धरोहर मिली। अभय समझ गया कि समीर सिर्फ उस खजाने के लिए वहां पर वापस आया था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था और किले की बहुत बारीकी से जांच के दौरान उसे वो मुद्राएं मिली। वो एक खजाना लेकर भागने ही वाला था, लेकिन जब उस शैतानी साय यानी प्रिया के बाधित शरीर ने विभा को मार डाला और अघोरी उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उसने उन अघोरियों को सोने की मुद्राएं दिखाई और उन्हें खजाने का लालच दिया, जिसके तहत उन्होंने समीर को छोड़ दिया। लेकिन एक रहस्य है कि समीर की मौत वीरेंद्र के बदले के कारण हुई या राजा दुष्यंत की प्रतिज्ञा के कारण, जो कि कोई नहीं जानता। अभय की जीप किले के रास्ते से होकर गुजरी। अभय ने एक आखिरी बार उस किले की तरफ देखा। राजकुमारी रेणुका देवी का खजाना कहाँ है, वो शायद कभी कोई ना जान पाए। अभय मंद मंद मुस्कुराने लगा, लेकिन एक बात जो जिंदगी भर अभय के ध्यान में रहेगी, वो है ये कक्ष, वो सुंदर सा कक्ष जहाँ उस गुप्तचर ने राजकुमारी रेणुका देवी की जिंदगी की व्यथा लिखी थी, और इस किले के गहरे राज भी। वो वहाँ कैसे पहुंचा? वो रोशनी कैसी थी जो उसे खींचकर वहां ले गई? अभय के जाने के बाद उसी रात आसमान में बहुत तेज रोशनी प्रकट हुई और बहुत सारे पत्थर किले की दीवार से लुढ़ककर नीचे झरने में गिरने लगे। इसी के साथ दोस्तों, हमारी ये सीरीज वहां मत जाना खत्म होती है। इसकी राइटर थी प्रीति बंसल जी। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सीरीज़ में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी एफर्ट्स भी लगे हैं। इस वीडियो पे एम करते हैं 700 लाइक्स के लिए। और हाँ, अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि रियल इंसिडेंट हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसे ज़रूर अपनी आवाज़ दूंगा। और तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भविष्य में भी आपके लिए कुछ ऐसी बेहतरीन सीरीज़ और रियल हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता रहूँगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।